तो हम करने वाले हैं रिकैप बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन क्लास 11th नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिकैप देखने वाले हैं, जितना जल्द से जल्द हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली ये देखने वाले हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी गलतियाँ कराई जाती है और अक्सर हम कौन कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जाने अनजाने में। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्कुलेशन का डेफिनेशन की बात करें तो सर्कुलेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गन से या टिश्यूज से। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशंस की हम लोग बात करें तो ये एनिमल्स में देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा से लेकर के हर एक ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे कि हायर एनिमल्स कह लीजिए, एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से जो सबसे ज़्यादा इसमें हम दिक्कत करता है, हमें ये वाला पार्ट दिक्कत करता है। आपसे सवाल पूछेगा, पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपसे सवाल पूछेगा कि एग्जाम्पल बताइए। तो सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं ओपन, दूसरे को कहते हैं क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का सीधा सा मतलब ये है जहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू ना पास करके किसी ओपन कैविटी से पास करते हैं, उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी जब ब्लड बिना ब्लड वेसल्स के डायरेक्टली साइनसेस या बॉडी की कैविटी से पास्ड हो तो उस टाइप के सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पहली बार कहाँ पे देखने को मिलता है? ऑर्थ्रोपोड्स में। और कहाँ पे देखने को मिलता है? मोलस्का में। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होगा, आपको ध्यान होगा तो एक्सेप्ट सिफेलोपोड मोलस्क। तो ये उम्मीद है आप याद रखेंगे। सिफेलोपोड मोलस्क का एग्जाम्पल अगर आपको याद है, 3 एग्जाम्पल होते हैं, अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड प्रॉपर ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करे, तो ऐसे सिस्टम्स को हम नाम देते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि सबसे पहली बार आपको देखने को मिलता है एनिलिडन्स में। ठीक है, किस में देखने को मिलेगा? एनिलिडन्स में। और सारे के सारे कॉर्डेट्स में। आपको एक एक्सेप्शन बताना है, वो कौन सा ऐसा कॉर्डेट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए वो कौन सा ऐसा कॉर्डेट है जिनमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं देखने को मिलता। ये आपके एनसीईआरटी में है, आपको पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम बात करते हैं ये चैप्टर में हार्ट, यानी हार्ट की अगर हम लोग बात करें फिशेस में कितने चैम्बर की होती है? 2 चैम्बर की। एम्फीबियंस में कितने चैम्बर की? 3 चैम्बर की। 2 चैम्बर है तो 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल्स, 3 चैम्बर है तो 2 एट्रिका और 1 वेंट्रिकल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं। एक्सेप्शन किसका है? क्रोकोडाइल्स में कितने चैम्बर्ड का हार्ट होता है? हमारी तरह 4 चैम्बर्ड का, 3 चैम्बर्ड यानी कि 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल्स। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्रोकोडाइल जो कि आपका यहाँ रेप्टाइल्स वाला पार्ट है, बर्ड्स यानी एव्स एंड मेमल्स, इन सब में क्या होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट यानी 2 ऑरिकल्स प्लस 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ से बात करें पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन की, तो आपका डेफिनेशन ही बता रहा है सिंगल, इनकम्प्लीट, डबल एंड डबल। सिंगल का मतलब ये रही आपकी एट्रिया, ये रही वेंट्रिकल्स, ब्लड एक ही बार आया और चला गया, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं सिंगल। दूसरा है डबल। डबल का मतलब कि एट्रिया वेंट्रिकल्स में 2 बार आ रहा है ब्लड। एक बार एट्रिया वेंट्रिकल्स से निकला, फिर दोबारा वही ब्लड एट्रिया वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर वापस ऑर्गन के पास जाएगा, उनको हम नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। अब ये 2 तरह से हो सकते हैं, एक इनकम्प्लीट, दूसरा होता है कंप्लीट डबल। कंप्लीट डबल जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनकम्प्लीट डबल जिनमें 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। ठीक है, सिंपल सा बात, इतना सा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। सिंगल सर्कुलेशन याद रखना है किस में देखने को मिलता है? फिशेस में। यहाँ पे क्या होता है? ये वाला लाइन आपसे सवाल में पूछता है। यहाँ पे क्या होता है? इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स कर जाते हैं, क्योंकि एक ऑर्ट्रिकल एक वेंट्रिकल्स, प्योर हो चाहे इम्प्योर, दोनों ही मिक्स होने ही होने हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है और ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। फिशेस में हम जानते हैं क्या मौजूद होता है, उनमें गिल्स मौजूद होता है, जैसे हम ह्यूमंस में क्या मौजूद होता है? लंग्स मौजूद होता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट बट डबल। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है? 2 ऑरिकल्स तो है, एक में इम्प्योर ब्लड दूसरे में प्योर ब्लड, लेकिन वेंट्रिकल्स एक ही होने की वजह से प्योर और इम्प्योर ऊपर से अलग अलग आया, लेकिन नीचे में मिक्स ही हो जा रहा है। तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी ब्लड की मिक्सिंग हो जा रही है। तो सवाल आपसे पूछेगा इनमें से कितने ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा मिक्स टाइप, यानी ब्लड मिक्स हो जाते हैं? तो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, तीनों में ही आपके ब्लड क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। एक्सेप्शन याद रखेंगे क्रोकोडाइल।
चलिए नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन किन में देखने को मिलेगा? बर्ड्स एंड मैमल्स में, यानी हम में और बर्ड्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होते हैं? 2 ऑरिकल्स प्लस 2 वेंट्रिकल्स, यानी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का यहाँ पे पूरा का पूरा अपना अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे ही चलता है, बिल्कुल दोनों अलग अलग होते हैं। तो आइए देखते हैं, जनरली क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, जबकि राइट वाला पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। इसीलिए हमने आपको एक टर्म दिया था, आप मुझे नाम बताइए, RA प्लस RV इज इक्वल टू डैश हार्ट, ठीक है, और जबकि LA प्लस LV इज इक्वल टू डैश हार्ट। जल्दी से नाम बताइए, एक में पल्मोनरी है, दूसरे में सिस्टमिक है, आप यानी A और B जो भी हो आप जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग ब्लड वेसल्स एंड हार्ट्स के बारे में स्पेसिफिकली, अब यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है, सिर्फ हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ह्यूमंस के स्पेसिफिक हमें क्या पढ़नी है। तो ह्यूमंस की जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरह से डिवाइडेड होती है, एक ब्लड पार्ट, दूसरा पार्ट को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। एक ब्लड वाला पार्ट हो गया, दूसरा कौन सा पार्ट है? लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ब्लड वाले में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, यानी कि लिम्फ में लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम बात करें तो हमारी जो ब्लड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये जो ब्लड है वो कितने पार्ट में? ब्लड दो चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, एक है ब्लड का प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड की सेल्स। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो 55% होता है, सेल्स यानी कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स कितने परसेंट होते हैं? 45%। तो देखो, ब्लड दो तरह से डिवाइड है, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, या इसी को ब्लड की सेल्स भी नाम देते हैं। ब्लड के सेल्स तीन तरह से होंगे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। आगे हम लोग ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, बाकी इसी चार्ट को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। WBCs हमारे पास 5 तरह के होते हैं, जिसको ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे दो भाग में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 तरह के होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह से होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी फर्दर 2 तरह का होगा। तो ये चार्ट अभी एक एक करके हम इसी को पढ़ने वाले हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ से हमने आपको क्या बताया, तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ब्लड इज इक्वल टू, ब्लड का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा प्लस ब्लड की सेल। तो प्लाज्मा कितना होता है? डायरेक्टली सवाल पूछेंगे, 55%। कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर। कैसी होती है? स्लाइटली एल्केलाइन। जबकि ब्लड सेल्स में क्या क्या आते हैं? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो आपको बताना है, एक सवाल हम दे रहे हैं, अगर किसी एक इंसान का वेट है 80 kg, क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। अगर एक इंसान का वेट है 80 kg तो आपको बताना है इस इंसान के बॉडी में प्लाज्मा कितना होगा, ठीक है। 80 kg में कितना ml या लीटर में आपको प्लाज्मा का आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा की, तो आइए हम इसमें देखते हैं प्लाज्मा में क्या होता है। देखो, 100 का 55% प्लाज्मा, 55% का 90 से 92% आपका हो गया प्लाज्मा का वाटर, ठीक है। अब रिमेनिंग 6 से 8% 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक को नाम देते हैं एल्ब्यूमिन, जो कि आपका ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद करेगा। ग्लोब्यूलिन, जिसकी काम है आपको एंटीबॉडी के फॉर्म में इम्यूनिटी प्रदान करना, ठीक है। और तीसरा वर्ड है फिब्रिनोजन, आप जानते हैं, जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में मदद करना। तो यहाँ से एक सवाल और आता है, आपको एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोब्यूलिन का रेशियो पूछता है। एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोब्यूलिन का रेशियो, जल्दी से आप बताइए। एल्ब्यूमिन होता है तकरीबन 4%, ग्लोब्यूलिन होता है आपका 2%, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 का। और क्या पाए जाते हैं प्लाज्मा में? ग्लूकोज पाए जाएंगे, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, ये सब एनर्जी के लिए ज़रूरत होते हैं। इनऑर्गेनिक में यानी आयंस, ये सब हमारे पास पाए जाएंगे। गैसेस में क्या क्या हो सकता है? CO2, O2, N2 ट्रांसपोर्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है। तो सवाल जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से, कि 80 kg अगर किसी इंसान का वेट है तो उसमें कितना पानी होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से एक डेफिनेशन आपके पास आया है, प्लाज्मा में से अगर हम किसको घटा दें, क्लॉटिंग फैक्टर को, तो वो निकल के आ जाएगा सीरम। यानी अगर हम सीरम के ऐसे प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में से क्या घटा दो? क्लॉटिंग फैक्टर को घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सीरम हो जाएगा, ठीक है। और प्लाज्मा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड सेल। तो यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगा, और एक आएगा आगे चल के, हम देखेंगे एक और डेफिनेशन लिम्फ का। तो A+B इज इक्वल टू C के फॉर्म में, या A-B इज इक्वल टू C के फॉर्म में। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो,
यानी प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड में से ब्लड के सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हटा दो तो ये है आपका कुल मिलाकर के प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है ये बाद में बनाए जाते हैं, इसलिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये तीन तरह से होते हैं। आरबीसी या इसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। तो याद रखेंगे पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इरिथ्रो वर्ड का मतलब होता है लाल यानी रेड, ठीक है, याद रहेगा। इरिथ्रो वर्ड जहाँ कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब लाल होता है। दूसरा वाइट ब्लड सेल्स वाइट कलर का होता है। प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट और डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। यहाँ पे गलती करेंगे ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में अक्सर छोटी मोटी गलतियाँ हम कर सकते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज है, लिम्फोसाइट एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग अगर बात करें एक एक के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसीज के बारे में। तो आरबीसी का रंग लाल होता है। लाल होने का वजह क्या है, इनमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। आप जब भी ब्लड चेकअप कराते हैं तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन देखते हैं, जनरली 15 के करीब आपके 100 ml ब्लड में 15 ग्राम होना चाहिए, 12 से 16। लाइफ स्पैन के बारे में 120 दिन। नंबर्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, सारे के सारे नंबर्स mm³ में दिया गया है, ठीक है। तो जानते हैं हम 1 mm³ इज इक्वल टू 0.001 ml होता है, ये डाटा आप याद रखेंगे, ठीक है। हमारे इतने से कम ml में इतनी मिलियंस में, ऐसे याद रखना है। आरबीसीज का नंबर कितना होता है, मिलियंस में है, कितना 5 to 5.5, कभी कभी 4 to 5.5 रहता है, वो डिपेंड करता है। मेल्स में कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो रेड बोन मैरोस में बनाए जाते हैं इन एडल्ट। यहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब कहाँ पे बनता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ बन सकता है। तो जब माँ के गर्भ में है तो यॉर्क से, और कहाँ से बन सकता है तो हमारी आरबीसीज बनाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आरबीसी का शेप के बारे में याद रखेंगे। तो आरबीसी का शेप होता है कुछ इस तरह से बाइकॉनकेव फॉर्म में। ये कैसा शेप है, बाइकॉनकेव। अगर हम साइज की बात करें तो एनसीईआरटी सेल चैप्टर में इसका साइज लिखा हुआ, ध्यान हो आपको, 7.0 माइक्रोन मीटर। जल्दी से आप कमेंट में लिख के बताइए 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, ठीक है। चलो, ऑन मैच्योरिटी पे, ऐसा नहीं हमेशा, मैच्योरिटी पे ना इनके पास न्यूक्लियस, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्जी एपेरेटस होता है। तो यहाँ पे असर्शन रीजन में भी सवाल बनता है क्यों नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसीलिए इनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो मेन इसका काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट में। दूसरा कह रहा है वर्न आउट यानी खराब या डिस्ट्रॉय की गई आरबीसीज को कहाँ पे भेज दिया जाता है, स्प्लीन में। इसलिए हम स्प्लीन को एक और नाम देते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। या कभी कभी स्प्लीन इमरजेंसी कंडीशन में हमें ब्लड की डिमांड को पूरी करने में भी हमारे बॉडी में मदद करता है, इसलिए हम इसको कभी कभी ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूको। आपको याद हो, आपने ल्यूको वर्ड पहले पढ़ा है सेल चैप्टर में, क्लोरो क्रोमो ल्यूको। ल्यूको वर्ड का मतलब ही होता है कलरलेस। ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए ये क्या है, कलरलेस होते हैं। लाइफ स्पैन 1 से 15 दिन का हो सकता है। फिर से देखिए डाटा mm³ में है। कहाँ पे बनाए जाते हैं, बोन मैरो सेल्स में, लिम्फ में भी बनते हैं, ग्लैंड्स और स्प्लीन में भी बनते हैं। क्या ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, बिल्कुल। आरबीसी के अपोजिट ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका मेजॉरिटी काम क्या है, आपके इम्यून सिस्टम में। तो जल्दी से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मुझे बताओ डब्ल्यूबीसी क्यों कलरलेस होता है, तो उसका आप रीज़न है यानी असर्शन रीज़न में देना होगा जवाब। तो आप क्या जवाब देंगे, तो डब्ल्यूबीसी हमने देख लिया जिसका नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम दो भाग में बांटते हैं, किस बेसिस पे, अगर उनके पास ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेनुलोसाइट, और नहीं है तो ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। फिर इसके बाद इसको फर्दर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। किस बेसिस पे बांटा गया है, नाम ही आपको बता रहा है, एसिडोफिल्स। फीलिया वर्ड का मतलब होता है लविंग। हम जानते हैं जहाँ कहीं भी वर्ड आ जाए फीलिया,
इसका मतलब क्या होता है, लविंग। तो देखो यहाँ पे जो डाई इस्तेमाल हुआ था इसको ऑब्टेन करने के लिए, इस डाई का नाम था ओइसिन, और इस डाई का नेचर कैसा था, एसिडिक, इसीलिए इसका नाम होता है एसिडोफिल्स या ओइसिनोफिल्स। गांव में आपने सुना होगा कभी कभी बोलते हो कि मेरा एसनोफिलिया बढ़ गया, गलत वर्ड में, तो एसनो नहीं ओइसिनोफिल्स बढ़ जाता है। यानी ओइसिनोफिल्स का बढ़ना क्या इंडिकेट करता है, जब किसी ओल्ड एज पीपल का स्पेशली ये देखने को मिलता है, एलर्जिक रिएक्शंस उनकी बॉडी में बढ़ जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उनका एसिडोफिल्स यानी ओइसिनोफिल्स बढ़ गया है। दूसरा डाई है जिस डाई का नाम है बेसोफिल्स, और इस डाई का नाम होता है मिथाइलिन ब्लू। इसका नेचर कैसा था, बेसिक इन नेचर था, बेसिक होने की वजह से इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, बेसोफिल्स। ठीक है, इनके पास स्पेसिफिकली क्या होते हैं, एक सेल है जिन सेल का नाम होता है, इनके सेल का नाम है मास्ट सेल, और ये मास्ट सेल क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। इसका काम क्या है, हिस्टामिन याद रखेंगे ये एक वेसोडाइलेटर है, मतलब वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। ठीक है, दूसरा है सेरोटोनिन जो कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, दबा देगा। दूसरा है हेपेरिन, ये क्या होता है, एंटी कोएगुलेटरी प्रोटीन, यानी हमारी ब्लड हमारी बॉडी में दौड़ रही है, ये जम नहीं रही है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है वो जम जाता है। हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बेसोफिल्स के मास्ट सेल ने सिक्रीट करके रखा हुआ होता है हेपेरिन, और यही हेपेरिन हमारे ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर जमने नहीं देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स, यानी इस डाई की, मतलब इसको जब हमने डिस्कवर किया था, किसी भी तरह का डाई या न्यूट्रल डाई हमने इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। और इसका सबसे ज़्यादा सवाल आता है आपको, कितना परसेंट होता है, तो मोस्ट अबंडेंट WBC, सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा WBC है, कितना परसेंट है, 60 से 65%, और इसका काम क्या होता है, फेगोसिटिस में, फेगोसाइटोसिस में। अब यहाँ से आप याद रखेंगे इसका काम क्या है, फेगोस मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है हमारी बॉडी में तो उसको इंगल्फ करके मार देना, खा जाना, तो ये है फेगोसिटिक इन नेचर। चलो नेक्स्ट, हमारे पास ग्रेनुलोसाइट को दो भाग में बांटते हैं, एक है मोनोसाइट। मोनोसाइट की देखो ये है लार्जेस्ट, साइज वाइज ये सबसे लार्जेस्ट है, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है, न्यूट्रोफिल्स, यानी परसेंटेज में ये ज़्यादा है लेकिन साइज में मोनोसाइट ज़्यादा है। इसका भी काम क्या है, फेगोसाइटोसिस। तो देखो ये काम दोनों क्या है, सेम है, फेगोसाइटोसिस का। अब यहाँ से सवाल कैसे बनता है, 5 में से कितने WBC फेगोसिटिक हैं, तो आंसर आपको इन 5 में से चूज़ करना होगा, कोई भी दो, तो कौन कौन, ये दोनों। फिर अगर सवाल में आ गया वो कौन सा ऐसा ग्रेनुलोसाइट बट फेगोसिटिक है, तो आंसर क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स, या ए ग्रेनुलोसाइट बट फेगोसिटिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसाइट, याद रहेगा। दूसरा, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, ये साइज में सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और ये दो तरह के, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो सेल्स और थाइमस सेल्स, जो, और ये दोनों के स्टेज में इन्वॉल्व है इम्यूनिटी में, जो कि क्लास 12 के इम्यूनिटी चैप्टर में, हेल्थ एंड डिजीज़ में हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी में। तो फिलहाल इसमें से जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है वो सवाल आपसे पूछेगा, मुझे बता दो परसेंटेज अबंडेंस किसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट, फिर उसके बाद मोनोसाइट, फिर ईओसिनोफिल्स, और फिर लास्ट में बेसोफिल्स। तो ये सबसे ज़्यादा सवाल आपको आता है परसेंटेज अबंडेंस। तो याद रखने का ट्रिक, नेवर लेट मंकी इट बनाना, मंकी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वही मत खाने दो। ट्रिक याद रखने का तरीका, नेवर लेट मंकी इट बनाना, यानी परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम है आपकी बेसोफिल्स, और इसके काम को याद रखना आपको। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट्स, या इसी का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट सेल। ये भी कैसे होते हैं, WBC की तरह कलरलेस होते हैं, इनकी लाइफ स्पैन सबसे कम होती है, 7 दिनों की होती है। नंबर कितना होता है, 1.5 से 3 लाख। अब यहाँ से नंबर में सवाल, सबसे ज़्यादा कितना था, 5 to 5.5 मिलियन, मिलियंस में RBC, हजारों में 6000 to 8000 WBC, और लाखों में नंबर है आपका प्लेटलेट्स का। तो अभी आपने कोरोना के टाइम पे या जब भी टाइफाइड होता है सबसे पहले हम इसी चीज़ को देखते हैं कि हमारा प्लेटलेट्स कितना है। तो यहाँ से अगर क्रिटिकल काउंट क्या माना जाता है, 60,000,
यानी अगर किसी इंसान का प्लेटलेट्स 60,000 से नीचे आ जाए तो क्रिटिकल कंडीशन माना जाता है। एवरेज कितना होना चाहिए? 1.5 से 3.5 होना चाहिए। तो जनरली जब हमको टाइफाइड वगैरह होता है या आपने देखा था कोरोना वायरस के टाइम पे या डेंगू के टाइम पे, ये अक्सर हमारा प्लेटलेट्स काउंट गिर जाता है और अगर ये 60,000 से नीचे चला जाए तो डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा सवाल, ये सवाल आपसे पूछता है ये जो प्लेटलेट्स है वो कौन बनाता है? मेगा, मेगा मीन्स लार्जर, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, यानी बोन मैरो की जो लार्जर वाली सेल्स होती है वो स्पेसिफिकली बनाने में मदद करती है आपके प्लेटलेट्स को। दूसरा, ये भी कैसे होते हैं? आरबीसी की तरह नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और ये मैन रोल किस चीज़ में प्ले करता है? ब्लड क्लॉटिंग, यानी हमारा कट लग गया, कुछ ब्लड इंजरीज आ गई तो उसको मैकेनिज्म, उसको भरने में मदद करेगा आपका ब्लड का प्लेटलेट्स। अब आइए जानते हैं होता क्या है ब्लड का। जैसे यहाँ पे कट लग गया, यहाँ से ब्लड निकला, तो शुरू में तो ब्लड निकल रहा है लिक्विड, तुरंत थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ब्लड भर जाएंगे और ब्लड कोएगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग ना, इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस थ्रू बॉडी विया इंजरीज, यानी किसी भी कटवट के थ्रू अगर हमारे ब्लड निकल रहे हैं तो वो ना निकलने पाए, इसी मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो यहाँ से जो मैकेनिज्म ये समझाया गया है, इस मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं कैस्केड मैकेनिज्म। क्या नाम देते हैं? कैस्केड। तो यानी ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैसा है? कैस्केड मैकेनिज्म है। कैस्केड का मतलब क्या होता है? जब एक मैकेनिज्म उसके आगे वाले मैकेनिज्म से डायरेक्टली लिंक्ड हो। जैसे सुबह सुबह जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक आप नहाएंगे नहीं, जब तक आप नहाएंगे नहीं मम्मी नाश्ता नहीं देगी, मम्मी नाश्ता नहीं देगी आप तब तक स्कूल नहीं जाएंगे, यानी सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से लिंक है। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिस जगह पे हमारा कट लगेगा, कट लगते ही उस जगह पे प्लेटलेट्स आ जाएंगे। प्लेटलेट्स क्या करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि हमारे ब्लड में है उसको थ्रोम्बोकाइनेज की एंजाइम की मदद से प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम से ये थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। यहाँ पे ज़रूरत है कैल्शियम आयन का और विटामिन हमारे पास ज़रूरी होता है विटामिन के, यानी विटामिन के, कैल्शियम आयन, जो कि थ्रोम्बोकाइनेज यानी प्रोथ्रोम्बिनेज, ये दोनों एंजाइम ही है, नाम है, जिससे प्रोथ्रोम्बिन, यहाँ पे वर्ड लगे प्रो का मतलब समझना इनएक्टिव जनरली, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे थ्रोम्बिन में। जब तक ये थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तब तक फिब्रिनोजन, जन वर्ड का मतलब क्या है? इनएक्टिव होता है, यानी जब तक थ्रोम्बिन नहीं आएगा तब तक फिब्रिनोजन फिब्रिन में नहीं बदलेंगे, और जब तक फिब्रिन नहीं बदलेगा तब तक यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होने वाला है। यानी कि सारे एक्टिविटीज़ एक दूसरे से लिंक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए, और जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन बनने के बाद जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में बदलेगा। यानी अल्टीमेटली काम तो फिब्रिन को करना है, लेकिन फिब्रिन को काम करने के लिए ये सारे एक्टिविटीज़ होने पड़ेंगे, तभी जा करके ब्लड क्लॉट हो पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग है। ब्लड ग्रुपिंग के सवाल की बात करें तो बहुत सारे सवाल आते हैं, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th जेनेटिक्स में भी आप इस पोर्शन को दोबारा से पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक बार हम एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दोबारा इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट रहने ना पाए। सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, लैंडस्टीनर। साइंटिस्ट का नाम क्या था? एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी गई थी लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। चलिए इसके थ्रू अब हम लोग जानते हैं, हम ए बी ओ 3 तरह के हमारे पास में एंटीजन्स होते हैं आरबीसीज के ऊपर, इसीलिए हम इसको ए बी ओ कहते हैं, ए बी सी नहीं कहते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या है, किस बेसिस पे है कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है। तो आइए इसको हम समझाते हैं सिंपल में, आसान भाषा से। तो देखो क्या है, तो आओ देखते हैं इसके बारे में हम। देखो ये हमारी आरबीसी है, ये क्या है? हमारी आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन ए है, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो एंटीजन लिखेंगे, यानी एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बीजी, यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। अगर एंटीजन सिर्फ बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। अगर ए और बी दोनों है एंटीजन तो फिर क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी। और चौथा केस, यानी ना तो ए है ना तो बी है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? ओ, यानी जीरो, यानी नल। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका क्या मतलब है? आपके सारे के सारे आरबीसीज के ऊपर कौन सा एंटीजन है? ए। और अगर बी है तो बी।
अगर ए बी ब्लड ग्रुप है आपका तो दोनों। अब फिर आपके मन में आएगा सर ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो आओ देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास आगे अभी पढ़ेंगे एक फैक्टर होता है RH फैक्टर। अगर आपके पास RH फैक्टर यानी दुनिया में 80% लोगों के पास RH होता है, आगे बताएंगे क्या है। अगर RH है तो ए पॉजिटिव, RH नहीं है तो ए नेगेटिव। वैसे ही अगर RH है तो बी पॉजिटिव, नहीं है तो बी नेगेटिव। RH पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव, नहीं है तो ए बी नेगेटिव। यहाँ पे है तो ओ पॉजिटिव, नहीं है तो ओ नेगेटिव। अब यहाँ से हम आपको कौन किसको ब्लड ले सकता है, कौन किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, कौन किसको दे सकता है, इसको समझते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए हम आपको एक चीज़ बस याद रखने बोलेंगे जो कि हम लोग सब जानते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल एक्सेप्ट। अब क्यों होता है ये भी हम समझाएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं, इसको याद रखिए। ए बी पॉजिटिव और दूसरा ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, यानी ये वो ब्लड ग्रुप है जो दुनिया के किसी भी इंसान को आप ये वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों होता है आइए इसको हम समझते हैं। तो चलो अब देखो, आओ इसको आगे हम देखते हैं। अब यहाँ से हम इसको समझाते हैं आपको कैसे होता है। आप यूँ समझ लो कि आपका घर है, आपका भाई है एक ए नाम का, दूसरा भाई है बी नाम का, ठीक है। अब देखो किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, क्यों, क्योंकि उसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। अब दूसरा, अब ये वाला जो याद रखें, कौन कैन ए वाला किसको ब्लड दे सकता है या ए वाला किससे ब्लड ले सकता है। पहले ये समझो, देने की बात है तो यानी ऐसे याद रख रहे हैं, मैं अगर ए हूँ तो ए वाले को आराम से दे सकता हूँ, तो यानी देने वाले में ए को याद रख लिया, याद रख लिया। दूसरा हमने क्या बताया, ए बी पॉजिटिव दुनिया के हर तरह के ब्लड से ले सकता है। तो क्या क्या ए वाला ए बी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो यानी ए वाला किसको दे सकता है, ए को और ए बी को, ठीक। वैसे ही बी है तो अपने वाले को देगा और किसको देगा, ए बी को देगा। ए बी वाला है तो देखो बहुत सेल्फिश है, सब सिर्फ खुद को ही देगा और किसी को नहीं। ओ है, ओ वाला किसको देगा, खुद को देगा, खुद को दिया, ठीक है। और हमने अभी आपको क्या बताया, ए बी को तो देगा ही। फिर हमने क्या बताया, ये है यूनिवर्सल डोनर, दे हर किसी को सकता है, तो ए को भी दे दिया, बी को भी दे दिया, सबको दे दिया। अब दूसरा, ए वाले से समझा रहे हैं, अब समझिए दोबारा। अब मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने कहा कि ए ब्लड ग्रुप का इंसान दे किसको सकता है, हमने देख लिया, ले किससे सकता है, तो ए वाला ए से लेगा, बी वाला बी से, मतलब सेम सेम में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो ए वाला ए से ले सकता है बिल्कुल, और हमने आपको क्या बताया, ओ डोनर की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो डोनर ओ वाला हर किसी को दे सकता है, तो सब में ओ लिख दो, सब में ओ लिख दिए। उसके बाद दूसरा क्या करना है, जो है वो लिख दो, बी में बी लिख दिए, ठीक है, ए बी में ए बी लिख दिए। अब ए बी वाले के बारे में क्या बताया था हमने, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, दुनिया के हर तरह के ब्लड वो रिसीव कर सकता है। तो यानी अगर मैं बोलूँ कि मैं सेब आप दोगे तो मैं रिसीव कर लूँ, इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई आप सेब दे सकते हो, यही कहना चाह रहे हो। वैसे ही ये भी अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो दुनिया का हर तरह का ब्लड ग्रुप इसको दे सकता है। अब आइए हम सबसे लास्ट और सबसे जहाँ पे दिक्कत आता है उसको समझते हैं। अब ए वाला ऐसा ए को ही क्यों दे सकता है, ठीक है, उसको समझते हैं। क्योंकि ए वाले के केस में इनकी जो प्लाज्मा है उनमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन गया, बी के अगेंस्ट में बन गया, ठीक है। ए में बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया प्लाज्मा में, ठीक है। तो सिंपल से याद रखेंगे, एंटी ऐसे याद रखें, ए का एंटी क्या होगा, बी होगा, एंटी नहीं, ए का एंटी बी, तो बी का एंटी कौन, ए, तो ए बी का एंटी कौन, दोनों है, तो कोई इसकी एंटी ही नहीं है, ऐसे याद रखेंगे एंटी यानी ए बी। जब हमारे पास दोनों ही है तो हमारे अपोजिट में कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है, यानी बीजेपी है तो कांग्रेस खड़ा रहेगा, कांग्रेस है बीजेपी खड़ा रहेगा, बीजेपी कांग्रेस ने आपस में महागठबंधन कर लिया तो कोई नहीं खड़ा रहेगा आपस में, ठीक है। अब कोई खड़ा ही नहीं है तो फिर यहाँ पे ये भी यानी हर कोई नेता ही है फिर। तो इस तरह से होपफुली आपको ये वाला चार्ट क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे जवाब देंगे, हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। अब मुझे आप बस एक सवाल का जवाब दे देना, अगर एक पेरेंट के 4 बच्चे हैं, एक पेरेंट के 4 बच्चे हैं, ए वाला भी, बी वाला भी, ए बी वाला भी, ओ वाला भी आ गया है, तो आपको बताना है कि इस पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा। 11th वालों से ये नहीं बनेगा, 12th वालों के लिए है ये, ठीक है। तो
क्या होगा, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है या नहीं है, अगर है तो पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप क्या होंगे। और यहाँ पे जो ए या बी हमने लिखा है ये होमोजाइगस है, ठीक है। चलिए अब ये 11th वालों से नहीं बनेगा, 12th के लिए था ये। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने क्या बताया, यही चीज़, अगर ऐसा नहीं हुआ, एंटीबॉडी बनने का मतलब क्या है कि ए, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं या तो ए वाला ब्लड रिसीव करूँगा या तो ओ वाला। इसके अलावा अगर कोई ब्लड आएगा तो वो ब्लड मेरे बॉडी के अंदर एग्लूटिनेशन कर जाएगा, मतलब जम जाएगा और मर जाएगा, यानी हमारी ब्लड कोएगुलेट, मतलब वहाँ क्या हो जाएगी, ग्लूटेशन हो जाएगा और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज, और सारी आरबीसीज डेथ हो जाएगी और हमारे डेथ के भी चांसेस होंगे। नेक्स्ट, ओ वाले को डोनर, क्यों कहा डोनर, अब हमने आपको देखो, ये है आपका ओ, क्या इसके आरबीसी पे कोई एंटीजन है, नहीं है, इसका मतलब ए वाले के घर में गया तो इसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, घुस गया। बी वाले के घर में गया, आराम से घुस गया। ए बी वाले के घर में गया, आराम से घुस गया। ओ वाले घर में गया, आराम से घुस गया। यानी ओ हर किसी के घर में घुस सकता है, यानी ओ यूनिवर्सल डोनर है। अब देखो नेक्स्ट, ए बी को हमने बोला यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी में दोनों तरह के एंटीबॉडी हैं, क्या ए वाला आएगा आने देगा, बी वाला आएगा आने देगा। नहीं, छोटा भाई का दोस्त आया आने दिया, बड़े भाई का दोस्त आया आने दिया, दोनों का कॉमन दोस्त आया आने दिया, कोई आया जो कॉमन सा था वो वाला, वो तो हर किसी के लिए एंट्री है तो सब कोई आएगा। इसीलिए ओ, ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। चलो यहाँ पे फिर है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर के बारे में सिंपल सा याद रखना, यहाँ जो आर एच वर्ड लिया गया है, ये वर्ड लिया गया है रिसस मंकी की एक प्रजाति थी वहाँ से लिया गया है। इनमें ये देखने को मिलता है, अगर 80% दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं 80% आर एच पॉजिटिव। यानी आपने देखा होगा, अपने आसपास में ही देख लो, अगर आपके पास में 20 स्टूडेंट बैठे हैं तो रेयरली कोई 4 आपको ओ या किसी भी टाइप का नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला मिलेगा। हर किसी से पूछो, हर दूसरा तीसरा बंदा आपको कहेगा मेरा या तो बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव कहेगा। क्यों? क्योंकि 80% दुनिया में जो लोग हैं वो कैसे हैं, आर एच पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, आर एच पॉजिटिव, ठीक है। कितने हैं दुनिया में? तकरीबन 80% लोग आर एच पॉजिटिव वाले हैं। अब आर एच से क्या प्रॉब्लम आता है, यहाँ से एक कंडीशन आता है जिस कंडीशन को हम नाम देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, या इसी को हम शॉर्ट में EBF कहते हैं। देखो इसमें हो क्या रहा है EBF में, सिंपल सा, यहाँ पे आपको नीट के लिए सवाल पूछेगा, बस एक सवाल डायरेक्टली याद रखेंगे, मदर शुड बी RH नेगेटिव। मदर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। और फादर कैसा होना चाहिए? RH पॉजिटिव। फादर कैसा होना चाहिए? RH पॉजिटिव। यानी सवाल तो बस आपसे इतना ही पूछेगा, माँ EBF के कंडीशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ओनली रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई कंडीशन दूसरा नहीं बनता है। फिलहाल अब हम समझते हैं कैसे। तो देखो ये RH नेगेटिव वाली माँ है, RH पॉजिटिव वाले पिताजी आए, तो पिताजी का सीमेन आया इस बच्चे में भी, तो यहाँ बच्चे में RH पॉजिटिव वाला आ गया। अब जब इस बच्चे का जन्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब ब्लड पहली बार मिक्सिंग होगी तो उस दौरान ये पॉजिटिव इनसे मिल जाएगा, माँ की ब्लड में पॉजिटिव एंटर कर जाएगा, लेकिन माँ की ब्लड क्या करेगी, इस पॉजिटिव वाले को मार देगी। मारने के बाद इस पॉजिटिव का माँ के ब्लड में इसके अगेंस्ट पूरी तरह से इम्यूनिटी तैयार है। यानी RH, अगर आप शादी करते हैं इन फ्यूचर, आपकी वाइफ नेगेटिव है RH और आप पॉजिटिव हैं, तो आपका जो फर्स्ट बेबी होगा वो बिल्कुल सेफ होगा, आराम से पैदा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड या उसके बाद जो डिलीवरीज आएंगे वहाँ पे माँ ऑलरेडी RH पॉजिटिव के लिए क्या है, पूरी तरह से तैयार है, इम्यूनिटी, वो RH पॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव के लिए माँ पूरी तरह से उसको मार देगा बच्चे को। यानी सेकंड या उसके बाद की कंसेक्यूटिव डिलीवरीज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे बच्चे मर जाएंगे, नॉर्मली केस पे नहीं बचते हैं। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे साइंस इतनी डेवलप्ड हो गई है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो एक इंजेक्शन है जिसका नाम है रोगम। रोगम नाम का इंजेक्शन है, इस ये टाइम टू टाइम डिलीवर किया जाता है, माँ को दिया जाता है। इससे क्या है, बच्चे बचे रहते हैं, मतलब आपको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो EBF अब मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आ गया, EBF यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के लिए कंडीशन कैसा होना चाहिए, RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फादर। क्या मुझे आप कोई दूसरा कंडीशन बता सकते हैं? क्या ऐसा कहीं और कभी हो सकता है? तो आंसर क्या है, तो यानी ऐसा कुछ है ही नहीं, एक ही कंडीशन है, मदर शुड बी नेगेटिव, फादर शुड बी पॉजिटिव।
अब यहाँ से हम चैप्टर के आगे सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसका पार्ट का नाम है ब्लड वेसल्स। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड का मतलब खून, वेसल्स का मतलब होता है बर्तन, यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड घूम रहे हैं या स्टोर हो रहे हैं वो जिन जिन बर्तन के थ्रू होंगे उन्हीं को नाम देंगे ब्लड मतलब वेसल्स। ये 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आइए इन्हीं के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पढ़ने वाले आर्टरीज। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है हमें, आर्टरीज और एट्रिया में डिफरेंस। एट्रिया हार्ट का पार्ट है, आर्टरीज ब्लड वेसल्स का पार्ट है। ठीक है, आर्टरीज का डेफिनेशन होता है जनरली कि हम मन में आता है सर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, नहीं, जो डेफिनेशन है वो जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए, वो जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए। और जनरली वो कैसे ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाले। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, चलो इनके जो फाइन ब्रांचेस होते हैं, यानी आर्टरीज एक है, उनसे जो ब्रांचेस निकल गई उनको हम नाम देते हैं आर्टेरियोल्स, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया है आपको एफरेंट आर्टेरियोल्स के नाम से। चलो आर्टरीज की हम लोग बात करें तो ये 3 लेयर की कवरिंग, सबसे अंदर वाले को ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, ठीक है, मिड वाले को ट्यूनिका मीडिया और लास्ट वाले को ट्यूनिका, बाहर वाले को एक्सटर्ना। मिड वाला स्मूथ मसल का बना हुआ होता है, जबकि अंदर वाला, ये वाला सवाल आपसे पूछता है कौन सी एपिथेलियम, क्योंकि इसको अंदर वाले को कभी कभी गैसियस एक्सचेंज में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है आगे चल के, तो ये मेनली बनी हुई होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन्स की। वेन्स वो है जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले आ रहा है, आर्टरीज वो था जो ब्लड को दूर लेके जा रहा था हार्ट से। ठीक है, और वेन्स वो है जो हार्ट की तरफ आ रहा है। ये क्या कर रहा है, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जो आए वो आर्टरी। और जनरली वो कैसे ब्लड, सॉरी वो वेन, और जनरली जो ये कैसे ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। इसका फिर से एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन्स। और इसके जो ब्रांचेस होते हैं उनको वेन्यूल्स कहते हैं। एट्रिया की तरह ये भी 3 लेयर्स की, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एंड एक्सटर्ना में ये भी डिवाइडेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज वो है जो आर्टरीज को वेन्स से जोड़ दे, उन्हीं को हम नाम देते हैं कैपिलरीज। और याद रखने वाला बात है, कैपिलरीज एक्चुअल में वो पार्ट है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर की इनकी कवरिंग है, सिंगल लेयर्ड कवरिंग है। और इनकी मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं इंडोथीलियम। क्या नाम देंगे, इंडोथीलियम कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि इस चैप्टर का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हार्ट और कार्डियक साइकिल वाला पार्ट, जिससे कि आप प्रोबेबली आप अंदाज़ा हर साल लगभग एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं हार्ट। सबसे पहले हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, मतलब ये मीजोडर्मल जर्म लेयर से बनी हुई है। कवरिंग 2 लेयर की होती है और इसकी कवरिंग को नाम देते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स चारों तरफ, कार्डियम मीन्स हार्ट। क्यों, क्योंकि हार्ट की स्टडी को हम लोग नाम देते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, ये अगर हम हार्ट की पोजीशंस की बात करें तो ये है आपका राइट लंग्स, ये है आपकी लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स में एक गड्ढा है, जिस गड्ढे में आपका हार्ट मौजूद है। हम इंसानों का हार्ट, जो भी आप अपने लेफ्ट हैंड को देखिए, आप अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को कुछ इस तरह से बंद कीजिए, ऐसे नहीं, इस तरह से बंद कीजिए, जितना आपका ये साइज आ रहा है इतना ही एग्जैक्टली हर इंसान का अपना हार्ट उसके इसी साइज़ का होता है, इतने ही साइज़ का। अगर आपका हाथ बड़ा है तो आपके हाइट का साइज भी थोड़ा सा साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हार्ट की शेप की बात करें तो कैसा होता है, क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच फिस्ट का मतलब बंद मुट्ठी की तरह होता है। ठीक है, इनके जो मेम्ब्रेन्स हैं 2 लेयर की, इनके बीच में खाली जगह होते हैं और उनमें भरे हुए होते हैं फ्लूइड, जिन फ्लूइड को हम लोग नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इन फ्लूइड का काम है फ्रिक्शन और हार्ट को किसी भी टाइप के शॉक से बचाए रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड की है, 4 चैम्बर्ड की हार्ट है। ऊपर 2 एट्रिया, नीचे 2 वेंट्रिकल्स, यानी 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम बनाना चाहेंगे हार्ट के बारे में। तो आइए इस रफ डायग्राम को आप याद रखिए थोड़ा सा। देखो
रफ डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से हम हार्ट के रफ डायग्राम की बात करते हैं। तो ये हमारा नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स। क्या नाम देंगे? वेंट्रिकल्स। ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस वाले पार्ट को, ठीक है, ये है आपका राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, और ये है आपका राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये कंपेरेटिवली लॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, थोड़ा मैनेज कर लेना डायग्राम से। तो देखो, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल्स, इन दोनों के बीच की जो ये दीवारें हैं इसको हम लोग नाम देते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है तो इसको हम लोग नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्या नाम देंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो ये भी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है तो दोनों को नाम देंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर। अब चूंकि ये राइट के पार्ट के बीच में है इसीलिए हम इसको नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ये नाम याद रखना, ये सवाल में आया था इस साल भी। ठीक है। और लेफ्ट के बीच में जो वेल्व है इस वेल्व का नाम है बाइकस्पिड वेल्व, या इसी का एक और नाम होता है मित्रल वेल्व। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दो एट्रिया को सेपरेट कर रहा है, ये दो वेंट्रिकुलस को सेपरेट कर रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको क्या कहेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम देंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या नाम दे सकते हैं? ठीक ऐसे ही इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या नाम देंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नाम में? ये आपसे पूछ दे ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वेल्व किस टाइप का वेल्व है, मतलब किस टाइप का वेल्व है या किस टाइप का सेप्टा है, आपसे ऑप्शन दे देगा इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकुलर या एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो याद क्या रखना है? एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर। अब यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये हमारी राइट एट्रिया की पार्ट है। तो और राइट एट्रिया के पार्ट से एक सवाल आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जिस सवाल में आपसे पूछता है अक्सर कि ये वाला जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जो हम आपको शायद नहीं दिख रहा होगा डायग्राम में, दूसरे कलर से फिर से हम यहाँ बना दें, और एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, ये वाला जो नोड है इसको हम लोग नाम देते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रिया, आगे हम सब लेबलिंग्स आपको दिखाएंगे। साइनो एट्रिया में मौजूद है इसलिए साइनो एट्रियल नोड। ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में मौजूद है तो इसको हम लोग नाम देते हैं AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और इसको हम लोग नाम देते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो इसको हम कहते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट। ठीक है, हमारी हार्ट बीट जो जनरेट होती है वो यहाँ से जनरेट हो रही है, ये वाले पार्ट से। तो पेस मेकर यहाँ पे आके सेट हो रही है तो पेस सेटर। तो यहाँ से जल्दी से आप मुझे लोकेशन लिख के बताओ। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे AVN का पोजीशन लिख रहा हूँ तो आप मुझे जल्दी से SAN का लिख के बता देना। AVN राइट या लेफ्ट, बताओ ये कौन सा कॉर्नर है? डायग्राम हम ऐसे निकाल के ऐसे चिपकाते हैं, तो ये कौन सा कॉर्नर है? जो राइट दिख रहा है वो क्या हो गया? लेफ्ट। अपर कॉर्नर या लोअर कॉर्नर? तो ये कहाँ पे है? लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ कौन सा एट्रिया? राइट एट्रिया। तो आप इसी तरह से मुझे लिख के जल्दी से बताइए SAN का पोजीशन क्या है, जल्दी से लिख के बताइए इस वे में। ठीक है, बाकी आइए हम स्लाइड से आपको कुछ दिखाते हैं और कुछ दिक्कत हो तो आप हमको बताना। चलो नेक्स्ट, हार्ट के बीच में एट्रियो वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल। राइट के बीच में ट्राइकस्पिड, 3 तरह की कस्पिड होती है इसलिए ट्राइकस्पिड। लेफ्ट के बीच में 2 तरह के होते हैं, 2 वेल्व्स होते हैं इस तरह से, तो बाइकस्पिड वेल्व। याद रखेंगे, लेफ्ट के बीच में बाई, राइट के बीच में ट्राई। नेक्स्ट, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या करता है? एट्रिया को वेंट्रिकल्स में ब्लड आने से आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर अगर हम आपसे पूछे तो ये मुझे बताओ कि यहाँ पे हम फर्दर आपको बता रहे हैं, ये 2 सेप्टम हो गए, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। फिर वेंट्रिकल्स में हमारे पास में आधा चांद शेप का, आधा मतलब सेमी, लूनार मतलब चांद, हाफ मून सेमी लूनार, यहाँ पे जो वेल्व होते हैं दोनों वेंट्रिकल्स में, इन वेल्व्स को नाम देते हैं सेमी लूनार वेल्व। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 वेल्व यहाँ पे है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। कोई दिक्कत? चलो अब यहीं से हम आइए आगे बढ़ते हैं जो आपको बता दें। तो सेमी लूमिनार वेल्व का लोकेशन क्लियर है, किसमें पाए जाते हैं? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स से जो ब्लड बाहर जा रही है उसको वापस अंदर आने में रोकने में काम करेगा आपका ये वाला पार्ट।
चलिए नेक्स्ट, अब हम हार्ट की बात करें तो ये वाले डायग्राम को एक बार आप देख लीजिए। यहाँ से आपसे सवाल पूछता है ये वाले डायग्राम से, स्पेसिफिकली सवाल यहाँ पूछ सकता है ये वाला पार्ट, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। इसमें कैसे देगा, ये डायग्राम दे देगा, पूरा हर चीज़ हटा देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देगा, पूछेगा यहाँ पे 2 नंबर क्या है, या फंक्शन दे देगा, पूछेगा ये किसका फंक्शन है। तो ऐसे सवाल आपसे बन सकते हैं। तो लेबलिंग्स एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो लेबलिंग्स अच्छे से याद होने चाहिए आपको। अब यहाँ से हम नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से हमारी जो कंडक्टिंग सिस्टम काम करती है, आइए देखते हैं। तो देखो, हमने आपको बताया SAN, याद है इसका पोजीशन राइट एट्रिया के ये वाला, ये इसको देखिए, ये है आपका SAN, ये है आपका AVN। तो साइनो एट्रियल नोड, ये क्या है, बंडल ऑफ नोडल टिश्यूज है, नोडल टिश्यू बंडल और फाइबर से बने होते हैं, ये दो तरह के हैं। SAN, इन दोनों में जल्दी से बताओ किसको पेस मेकर कहे थे, पेस मेकर, पेस सेटर, ठीक है, कोई दिक्कत। SAN और AVN, लोकेशंस क्लियर है। देखो लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इसका आपको जल्दी से बताना हमने बोला ही था। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अपर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, राइट साइड है, अपर है, कॉर्नर पे है, तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास में ये देखो, ये हमारे जो डायग्राम्स थे, इस डायग्राम को वापस से हम आपको लेके आते हैं, इस डायग्राम पे वापस हम आ रहे हैं। ये जो हमारी वेल्व है, कुछ इस तरह से वेल्व होती है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, इस तरह से ऐसे लटक रही होती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये वो गेट है जो सिर्फ एक ही वे में खुलेगा, वन वे खुलेगा, इसी तरह से खुल सकता है। तो इनको ऐसा खुलने के लिए कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है, इनमें कुछ इस तरह से धागेदार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये जो धागेदार स्ट्रक्चर्स जिन्होंने इस गेट को बंद करके या खुलने में अंदर की तरफ ऐसे खींचेगा तो खुल जाएगा, छोड़ देगा तो बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं इसको ये वाला जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्डेई टेंडेनाई, इसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्डेई टेंडेनाई। ये वो स्ट्रक्चर है, ये धागेदार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ट्राइकस्पिड के ओपनिंग्स एंड क्लोजनिंग, बाइकस्पिड के ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को कंट्रोल करता है। उनको नाम क्या देंगे, कॉर्डेई टेंडेनाई। तो आइए वहाँ से वापस हम चलते हैं कॉर्डेई टेंडेनाई वाले पार्ट पे। तो देखो, ठीक है, कॉर्डेई टेंडेनाई का मतलब क्या है, ये जो धागेदार स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं कॉर्डेई टेंडेनाई। फिर अब देखो, SAN से आया सिग्नल AVN के पास, AVN से किसके पास जाएगा, बंडल ऑफ हिस के पास, बंडल ऑफ हिस के पास से किसके पास जाएगा, परकिंजी फाइबर के पास। तो अब आइए हम दिखाते हैं आपको कहाँ है आपका बंडल ऑफ हिस और कहाँ है आपका परकिंजी फाइबर। तो आइए इसी डायग्राम से वापस हम आपको दिखाते हैं बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर को। तो ये डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई है, तो हम इसमें से ये वाले पार्ट को यहाँ से थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसान बनाया जाए। चलो आओ देखते हैं, ये था हमारा SAN, ये था हमारा AVN, यहाँ पे AVN। अब AVN, ये जो बीचों बीच हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये जो बीचों बीच यहाँ पे ये इस वाले बीच में एक बंडल बना हुआ होता है, इसी बंडल को हम नाम देते हैं बंडल ऑफ हिस। इस बंडल को क्या नाम देते हैं, BOH, बंडल ऑफ हिस। इस बंडल ऑफ हिस से ये वेंट्रिकल्स की चारों तरफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही होती है, जिन फाइबर्स को हम लोग नाम देते हैं परकिंजी फाइबर्स। तो समझ में आया हार्ट बीट कैसे जनरेट होगा, SAN से निकला AVN, AVN से बंडल ऑफ हिस, बंडल हिस से परकिंजी फाइबर्स तक। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलो आओ यहाँ से अब हम आपको दिखाएं फर्दर। तो देखो हमारे पास में क्या क्या दिखा। तो सबसे पहले हमारे पास में SA नोड से आया AV नोड के पास, AV नोड से जाएगा, तो देखो SA फिर AV फिर बंडल ऑफ हिस, फिर क्या होगा, हमारी हार्ट बीट पहुँच जाएगी परकिंजी फाइबर्स तक फाइनली, ठीक है। चलो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट हम आपको बताएं। तो जो हमारी ये जो हार्ट बीट है वो ऑटो एक्साइटेबल है, क्योंकि मसल्स होती है, हार्ट मसल्स वो खुद से एक्साइट कर सकती है। तकरीबन 1 मिनट में कितना से कितना बीट तक जनरेट होता है, 70 से 72 बीट, यानी 1 मिनट में हम तकरीबन 72 बार बीटिंग्स करते हैं। और इसका काम मेनली जिम्मेवार है पेस मेकर यानी साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम नाम देते हैं SA नोड से।
ठीक है। अब यहाँ से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, कार्डियक साइकिल। आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे कार्डियक साइकिल वाले पार्ट को। एक बार जल्दी से आप पीछे का रिवाइज कीजिए, जल्दी मुझे बताइए, कुछ दिक्कत है तो बताइए। तो आइए, कार्डियक साइकिल वाला जो पार्ट है इसको हम एक बार आपको ऐसे बिना स्लाइड का समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, कार्डियक साइकिल के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कार्डियक साइकिल कुछ कैसे काम करता है और क्या है आपका कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइए। एक आपको इस तरह से प्लस का साइन बनाना है, फिर वापस से मल्टीप्लाई का साइन बना देना है। फिर उसके बाद दो तरह की सर्कल बनाएंगे आप। एक सर्कल जिसको हम नाम देंगे इनर सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सर्कल बनाएंगे बाहर की तरफ, और जिस सर्कल को हम नाम देंगे आउटर सर्कल, ठीक है। अब आइए इन सर्कल्स को इसको लाइन को आप हमने ये जो लाइन बनाया है, इस लाइन की खास बात ये है कि इस लाइन के जरिए हमने कुल इस सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये हमारा है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें तो क्या समझने वाली बात है, तो देखो हम आपको ये बताएंगे इसमें होता क्या क्या है। एट्रिया ऊपर वाला पार्ट, वेंट्रिकल नीचे वाला पार्ट। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। बस याद इतना सा रखना। कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। अब हमारे हार्ट में क्या क्या हो रही है उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो एक पॉइंट आपको याद रखेंगे, दोनों यानी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स एक साथ काम नहीं करेंगे, यानी सिस्टोल टुगेदर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। भले रिलैक्स दोनों कर सकते हैं, काम दोनों एक साथ नहीं करेंगे। तो अब आइए हम इसी को आपको बताते हैं। सपोज हम इसको 8 भाग में बांटे हैं। इसको 0.8 सेकेंड का होता है कार्डियक साइकिल, सब जानते हैं 0.8 सेकेंड कैसे आया। तो देखो हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकेंड, 67 सेकेंड में हम 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है हमारा। तो इसलिए इसको जब हम काटते हैं तो 0.8 सेकेंड यानी एक बीटिंग, यानी हार्ट एक बार थक से जो एक बार बीट कर रहा है हार्ट, उसमें टाइम लगा 0.8 सेकेंड। उस दौरान पहला ये वाला जो अंदर वाला साइकिल है वो एट्रिया की सिस्टोल यानी एट्रिया यहाँ पे काम करेगा। तो 0.8 सेकेंड में एट्रिया कितना काम किया, तो इस 0.8 सेकेंड में एट्रिया आपका काम करेगा 0.1 सेकेंड के लिए। तो रिमेनिंग टाइम क्या कर रहा होगा एट्रिया, तो डायस्टोल कर रहा होगा, यानी 0.7 सेकेंड के लिए एट्रिया आराम कर रहा होगा। रिमेनिंग उसके बाद अगर हम आपसे पूछे वेंट्रिकल्स कम काम करना स्टार्ट करेगा, तो जब ये एट्रिया काम करना बंद कर देगी तो यहाँ से वेंट्रिकल काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स अगले 3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है। वेंट्रिकल कितने सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड। तो वेंट्रिकल्स रिमेनिंग टाइम क्या कर रही होगी, आराम कर रही होगी। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना हो गया, 0.5 सेकंड। अब यहाँ से हम अगर देखें तो ये वाला ड्यूरेशन, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे दोनों के दोनों आराम कर रहे हैं, यानी एट्रिया भी आराम कर रहा है, वेंट्रिकल भी। तो इसको हम लोग नाम देते हैं जॉइंट डायस्टोल। आप काउंट करके बताइए कितने सेकंड के लिए है, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यानी 0.4 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले तो आपसे ये सवाल पूछेगा कितने सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल, कितने सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टोल, कितने सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पे आपको क्लियर है। अब देखो, अब एक एक करके इन्हीं चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, पूरी कार्डियक साइकिल आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं ये जॉइंटली डायस्टोल में थे, यानी हमारी जो हार्ट है कुछ इस तरह से अभी जॉइंटली डायस्टोल, मतलब ना एट्रिया काम कर रहा है ना वेंट्रिकल काम कर रहा है, जॉइंटली डायस्टोल हो रहे हैं। तो फर्स्ट इवेंट है हमारा जेडी, यानी जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्लड फीलिंग्स हो रही होगी। क्या हो रही होगी, ब्लड की फीलिंग्स, यानी मैक्सिमम 70% ब्लड फिल्स, ब्लड की फीलिंग्स 70%। अब देखो किस में, तो यहाँ पे 70% ब्लड भर रहा होगा। अगर यहाँ पे ब्लड भर रहा होगा तो ये वाला वेल्व क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या होना चाहिए, ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व कैसा होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। अब यहाँ भर रहा है तो ये वाला क्या होना चाहिए, बताओ। अगर इसको आपको भरना है, इधर से खोल दोगे तो कभी भरेगा क्या, नहीं भरेगा। तो यानी ये वाला जो आपका वेल्व है सेमी लूनार वेल्व, ये कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। इसी दौरान क्या हो रहा है, 70% ब्लड की फिलिंग हो रहा है। कितने टाइम लगा, 0.4 सेकेंड। अब जैसे ही जॉइंट डायस्टोल खत्म हुआ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे अगला इवेंट क्या होने वाला है, एट्रिया यहाँ पे काम करेगी। तो एट्रिया सेकेंड इवेंट क्या मान रहे हैं हम, जे डी के बाद हम सेकेंड इवेंट कह रहे हैं एट्रियल सिस्टोल को। तो यानी एट्रिया ये दोनों अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे ब्लड फिर से नीचे आ जाएगा। तो रिमेनिंग का जो 30% ब्लड
ब्लड था वो भी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो यानी फिर से ये दोनों वाल्व क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए, यानी ट्राई एंड बाय ओपन। फिर भर रहा है तो ये दोनों वाल्व भी कैसे होने चाहिए, क्लोज, सेम इसी तरह से। अब यानी हमारी वेंट्रिकल्स पूरी तरह से भर चुकी है। अब यहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा, जहाँ भी जाना, यहाँ से लंग्स के पास, यहाँ से बाहर जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना होगा, अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो वेंट्रिकल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है। तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप मुझे लॉजिकली देख करके जल्दी से बताओ, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है तो ब्लड ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ये वेल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड ऊपर की तरफ ना जाए। जैसे ब्लड ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड बाहर निकालने के लिए, इसको बंद होना पड़ेगा। तो ये जोड़ का जो बंद होता है तो इसी जगह पे पहली बार आपको आवाज़ सुनाई देता है, जोड़ का आवाज़, जिस जोड़ की आवाज़ का हम नाम देते हैं लब साउंड। किसकी वजह से आया, क्लोजनिंग ऑफ कौन से वाल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। अब क्या हुआ, यहाँ से ब्लड बाहर आ गया, दोनों वेंट्रिकल से तकरीबन 70 ml ब्लड बाहर आता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ से ब्लड क्या हो गया, बाहर आ गया। अब जैसे ही ब्लड यहाँ से बाहर आया, अब क्या होगा, फिर से वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी एट्रियल ऑलरेडी डायस्टोल कर रहे थे, तो दोनों क्या हो रहे हैं, आराम कर रहे हो। तो अब देखो, जैसे यहाँ से ब्लड बाहर आ गया, फिर वापस से अब नेक्स्ट इवेंट क्या होना है, जॉइंट डायस्टोल होना है। यानी जैसे ही जॉइंट डायस्टोल होगा तो फिर से इसको बंद होना पड़ेगा, ये वाले को सॉरी इसको खुलना होगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड इसको बंद होना होगा। तो दूसरी बार जैसे ही वेंट्रिकल ने सिस्टोल करना बंद किया, इस जगह पे आपको फिर से सुनाई देगा जिसका नाम है डब। तो लब कब सुनाई दिया, 0.1 सेकेंड पे अगर हम यहाँ मान रहे हैं तो ये कितने पे सुनाई देगा, सॉरी 0.1 हम इसको माने तो 0.1 के ख़त्म होने पे ये सुनाई देगा आपको, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 0.5 सेकेंड पे क्या सुनाई देगा, डब। अगर 0.1 इसको माने तो 0.1 के ख़त्म कह लो, या 0.2 के शुरू होने से पहले सुनाई देगा लब, और डब सुनाई देगा आपको 0.5। यानी सिंपल सी बात है, लब कब सुनाई देगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बंद होने पे, डब कब सुनाई देगा, सेमी लूनार के बंद होने पे। तो क्या आपको क्लियर है, नहीं? तो चलिए आइए देखते हैं, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे पहला इवेंट था हमारा ये। फिर अब देखो 30% ब्लड की फीलिंग्स कब होती है, जब एट्रिया सिस्टोल करेंगे, कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। चलो नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे कितने सेकंड के लिए हो रहा है, 0.3 सेकंड के लिए हो रहा है। ठीक है, कितने सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स काम करेंगे बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इस दौरान क्या हो रहा होगा, जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट करेंगे, क्लोजर होगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद होंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा, आपको आवाज़ आएगा। वहीं साथ साथ क्या होने लगेंगे, सेमीलुनार खुलेंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ये बंद होंगे, जिसकी वजह से लब साउंड सुनाई देगा और ये खुलेंगे। फिर अगली बार नेक्स्ट स्टेप है हमारा जॉइंट डायस्टोल, और जॉइंट डायस्टोल जैसे ही हम आगे जाएंगे फिर से हमारी नेक्स्ट आवाज़ सुनाई देगी डब वाला। तो वो आई थिंक क्लियर होगा। चलो अब यहाँ से हम बात करें तो 1 मिनट में हम तकरीबन 70 से 75 यानी एवरेज 72 बार बीट करते हैं, और एक बीटिंग में समय लगता है 0.8 का। कोई दिक्कत? ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो दोनों वेंट्रिकल्स, हमने आपको बताया जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, दोनों वेंट्रिकल से जितना ब्लड बाहर आया, तो कितना ब्लड बाहर आया, 70 ml बाहर आया, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपके पास में हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, 70, हार्ट बीट कितना, 72, ये डाटा कितना आ गया, 5040 ml, यानी तकरीबन 5 लीटर के आसपास हमारा कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब हुआ, 1 मिनट में हमारे हार्ट कितने ब्लड को पंप कर देती है, उसको हम नाम देते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, हार्ट साउंड, लब एंड डब, क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है। लब कब सुनाई देगा, याद रखेंगे, आवाज़ सिर्फ बंद होने पे सुनाई देगा, बंद होने पे। लब कब सुनाई देगा, ट्राइकस्पिड बंद होगा। तो डब कब सुनाई देगा, मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड पे लब, सेमिलुनार के बंद होने पे क्या सुनाई देगा, डब सुनाई देगा। बस इतना सा याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी में यहाँ पे हम एक ही चीज़, आपको गलती याद, देखो सिंपली 3 चीज़ आता है, P, QRS और T। तो याद क्या रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट,
ईसीजी क्या है, याद रखेंगे, मशीन को हम नाम देते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से देख लेना, एकदम ये चीज़ हम एकदम होशो हवास में लिख रहे हैं, मशीन को नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन को नाम देते हैं ग्राफ, और जो हमारे पास में ईसीजी बन के आता है पेपर पे तो उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। यहाँ पे जनरली 3 लीड्स लगे हुए होते हैं पहले के ज़माने में, अब 10 लीड वाला आ गया है, जिनमें से दोनों ही रिस्ट पे आपकी ये दोनों हाथ पे एक एक और लेफ्ट एंकल पे एक, अभी के समय पे 10 लगता है दोनों हाथ पे, यहाँ पे 4, 2 पैर पे, अभी 10 लगता है, ये पुराना है तो आपको यही याद रखना है, 3 आपके ईसीजी लगते हैं। ईसीजी में हमारे पास 3 चीज़ होते हैं, एक हो गया आपका पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है पी। तो आपको क्या याद रखना है, हमारे पास में कार्डियक साइकिल सबसे पहले क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल, फिर क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल। तो याद रखेंगे, यहाँ पे याद रखने के लिए सिस्टोल के बाद आपको देखने को मिलेगा डीपोलराइजेशन, यानी जब काम करेगा तो डीपोलराइजेशन, जब आराम करेगा तो रीपोलराइजेशन, ऐसे याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद रखना। तो देखो, पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी मतलब एट्रियल सिस्टोल सबसे पहला, तो क्या हुआ, एट्रियल डी मतलब डीपोलराइजेशन, यानी सबसे पहला, यानी पी वेव की शुरुआत बताती है आपका कि हार्ट बीट शुरू हो गया है। जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे आता है, यहाँ पे जैसे पी खत्म हुआ, एट्रिया सिस्टोल खत्म हुआ, तो क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो यानी इसको हमने नाम दिया वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो याद रहेगा। और तीसरा टी वेव, टी वेव एट्रिया की जगह हम यहाँ पे जॉइंट की जगह पे यूज़ करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ओवरऑल आपसे सवाल पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे सिंपल सा बात क्या बोलना है, पी वेव एट्रिया का डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस एट्रिया का रीपोलराइजेशन, सॉरी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, तो और आपसे सवाल इसमें क्या पूछेगा, सपोज आपसे पूछेगा कि आपको अगर किसी का ईसीजी देखना है तो क्या पूरा 1 मिनट का निकालेंगे, नहीं, 15 सेकंड का ईसीजी दे देगा और आपको बोलेगा कि काउंट कीजिए उसमें, तो आप सबसे आसानी से क्या काउंट करेंगे, तो इसको काउंट करेंगे। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्यूआरएस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट, या पी वेव की शुरुआत, बीटिंग की शुरुआत, या टी वेव की अंतिम, बीटिंग की अंतिम मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है, आइए हम इसको आपको समझाते हैं। डबल सर्कुलेशन को सिंपल भाषा में क्या है आपका डबल सर्कुलेशन। चलिए डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए एक बार दोबारा से हम आपके पास में रफली हार्ट का डायग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है। चलो चलो ये वाला पार्ट है आपका राइट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से अगर हम इसके बारे में बात करें तो राइट ऑरिकल्स प्लस राइट वेंट्रिकल्स, इसको अभी हमने सवाल पूछा था, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी हार्ट। क्या नाम देते हैं इसको, पल्मोनरी हार्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आया वो यहाँ से निकलेगा और फाइनली जाने वाला है लंग्स के पास। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। तो इसीलिए इस टाइप के हार्ट, चूँकि ये अपने ब्लड को डायरेक्टली भेजता है लंग्स के पास, तो इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी हार्ट। दूसरा, ये दोनों हार्ट के जो पार्ट होता है इसको हम लोग लेफ्ट एट्रिया प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल को नाम देते हैं सिस्टमिक हार्ट। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आइए दोबारा से हम समझते हैं इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए देखते हैं। देखो अब यहाँ से सिंपल अगर हम बात करें छोटा सा डायग्राम में, अब हार्ट को बनाते हैं। ये है राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। सपोज यहाँ पे कोई ऑर्गन है तो यहाँ से जो ब्लड है आपका वो जाएगा फाइनली आपके लंग्स के पास। कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। तो देखिए कैसे हो रहा है, जैसे हमारे पास में ऑर्गन्स में गंदी ब्लड है वो यहाँ से निकली और जाएगी राइट एट्रिया के पास, राइट वेट्रिया से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स। ठीक है, लंग्स में यहाँ पे O2 CO2 एक्सचेंज हो जाएंगे। O2 इसमें मतलब CO2 निकाल दिया जाएगा, O2 डाल दिया जाएगा और ये ब्लड प्योर हो गया। फिर किस में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल्स,
लेफ्ट वेंट्रिकल्स और फिर फर्दर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, ब्लड 2 बार हार्ट में आया, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। और सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक हार्ट, पल्मोनरी हार्ट, क्या आपको क्लियर है? किसी भी टाइप का कोई दिक्कत है तो जल्दी से क्लियर होगा वो। तो अब हम एक और स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस सर्कुलेशन का नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन। जैसे हमारे बॉडी के नीचे वाला जितना भी पार्ट है उसको इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लेके आ रही है, प्योर करवा दे रही है। जो ऊपर वाला पार्ट है हार्ट से सुपीरियर वेना कावा ब्लड ला रही है प्योर। तो हार्ट खुद का अपनी गंदगी को कैसे साफ करेगा, तो उस टाइप के सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। बस इतना सा आपको याद रखना है, ये वो सर्कुलेशन है जहाँ पे हार्ट अपनी खुद की ब्लड की सफाई करता है। उस टाइप के सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। होपफुली आपको क्लियर होगा। अब आइए यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो सिंपली आपको क्या क्या इसमें याद रखना है। तो देखो, हमारी हार्ट की एक्टिविटी किस तरह से रेगुलेट की जाती है, तो याद रखेंगे हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी 2 तरह से रेगुलेट होती है। एक को हम नाम देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम नाम देते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपल सिंपैथेटिक वाला कब काम करेगा, जब सिंपैथेटिक वाला यानी सिंपैथी कब देनी है, जब हम कोई इमरजेंसी कंडीशन में हो तो हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, और जब कोई नॉर्मल कंडीशंस पे बैक लाना हो तो पैरासिम्पैथेटिक। तो यानी अगर हम आपसे सवाल इतना सा पूछे कि बताओ हमारी हार्ट बीट इमरजेंसी में बढ़ जाती है या घट जाती है, तो बढ़ जाती है। जबकि हमारी हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में या पीएनएस क्या करता है, तो वापस लाने का काम करता है। बस इतना सा आपको याद रखना है, कार्डियक एक्टिविटी में इमरजेंसी में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वापस से लाने में नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग को नाम देते हैं लिम्फ। लिम्फ के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक भी है, इसको हम कभी आपको अलग से लिम्फ के बारे में बता देंगे। फिलहाल लिम्फ को लेकर के क्या क्या सवाल आता है, तो लिम्फ को लेकर के एक सवाल आपको याद रखना है, लिम्फ इज इक्वल टू वाट। लिम्फ इज इक्वल टू, लिम्फ वो है जिसमें हमारे ब्लड का प्लाज्मा है और साथ साथ में WBCs और स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो है। या दूसरा हम इसको लिख सकते हैं, हमारे ब्लड में से RBC और प्लेटलेट्स को घटा दो तो जो बच जाएगा वही आपका लिम्फ होगा। तो ये एक डेफिनेशन आपसे पूछता है सवाल में। सिंपली लिम्फ का काम क्या है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करना है। लिम्फ को हम लोग क्या काम करते हैं, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। लिम्फ को हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। लिम्फ आगे चल के हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है बाय द हेल्प ऑफ लिम्फ नोड्स। इसीलिए कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो सबसे पहले मुंह खोल के आपका मुंह खुलवाता है, टॉर्च डाल के देखता है कि आपका टॉन्सिल्स भरा हुआ है। टॉन्सिल्स एक टाइप का लिम्फ नोड्स होता है, ठीक है। लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि WBC है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि RBC नहीं है, ठीक है। बाकी इसका बहुत सारा डिटेल अभी हम आप नहीं बता सकते हैं, आपको डिजीज चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है, या इसका हम अलग से वीडियो भी बनाते हुए आपके पास चलेंगे। फंक्शंस के लिए की बात करें तो मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन को लीवर टू ब्लड तक लाने का काम करता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल्स होता है फैट डाइजेशंस में। लिम्फ में अच्छे से काम करने के लिए आपको 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक स्लिप और दूसरा क्या है, एक्सरसाइज। क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो ब्लड है, ब्लड तो हार्ट पंप कर देता है तो सर्कुलेट हो जाता है, लेकिन लिम्फ को सर्कुलेशन के लिए 2 चीज़ का ज़रूरी है। एक, आप अच्छी नींद लेंगे तब आपका लिम्फ ज़्यादा अच्छा काम करेगा, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब आपका लिम्फ अच्छा काम करेगा। अब ये दोनों ही चीज़ अगर आप कम करेंगे तो ये आपका फैट डाइजेशंस एब्जॉर्ब क्या होगा, कम होगा, यानी आपकी जो बॉडी है वो उसमें क्या हो जाएगी, फैट्स बढ़ने लगेगी। इसका काम है फिल्ट्रेशन यानी इम्यूनिटी प्रदान करने का भी, ठीक है। तो लिम्फ आगे चल के लिम्फ नोड्स में डिवाइड हो जाती है और फिर हमें इम्यूनिटीज प्रदान करती है। अब यहाँ से हमारे पास में लास्ट सेगमेंट है, जिस सेगमेंट का नाम है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर वाला सेगमेंट हम हमेशा से कह रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर। हाइपर टेंशन, हाइपर का मतलब है ज़्यादा, टेंशन वर्ड का मतलब BP, यानी कि ना बहुत टेंशन हो गया है, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो देखो जब किसी एक नॉर्मल इंसान का BP कितना होता है, 120/80, तो आपसे गलती कराने के लिए क्या लिख देगा, 180/20। तो याद रखेंगे 180/20 नहीं, 120/80।
ठीक है। अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो 140 से ऊपर चला गया या इधर नीचे में 90 से ऊपर चला जाए तो ये हाइपरटेंशन का निशानी है। ठीक है। और ज़्यादा कभी कभी फाइनली बीपी बढ़ने से स्ट्रोक भी आ सकता है। ठीक है। बीपी नॉर्मली कितना होता है 120/80। 120 क्या रिप्रेजेंट करता है ये सवाल आपसे पूछेगा। देखो सिस्टूल क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टूल को 120, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 80, डायस्टूल यानी जब काम करेगा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा, डायस्टूल यानी आराम करेगा तो बीपी यानी ये हमारा वैल्यू कम आएगा, तो ज़्यादा बटा कम। ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, हाइपरटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाए 140 से ज़्यादा हो जाए और लोअर में 90 से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करते हैं हमारे ब्रेन किडनी हार्ट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन के लिए हमारे पास में क्या क्या है जिनका नेचुरल फूड्स जो कि बीपी को लो करने में मदद करता है, जैसे पनीर, जैसे केला, वाटरमेलन, आलू, टमाटर, कीवी, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। पालक, दूध, आपको ब्लैक प्रोडक्ट जो आपको बीपी है और क्या बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, तो आपको रेड मीट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल, बियर्स, इनका कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा, नमक का कंजम्पशन बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका बीपी ज़्यादा रहता है तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, एकदम स्टार मार्क करके रख लीजिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या इसी का दूसरा नाम होता है अथीरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, देखो कोरोनरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी, ये वो आर्टरी है जो हार्ट की ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। इसमें कैल्शियम के सॉल्ट आ जाए, फैट्स आ जाए, कोलेस्ट्रॉल आ जाए, किसी भी वजह से अगर इसमें डिपोजिशन किसी चीज़ का हो जाए तो इस डिजीज़ को हम नाम देते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। कैल्शियम हो जाए, फैट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल या किसी भी चीज़ का कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी में हो जाए तो इसको हम लोग नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब देखो किसी चीज़ का डिपोजिशन अगर यहाँ होने लगेगा तो ये आपका ल्यूमेन था, इसमें डिपोजिशन हो गया तो ये जगह क्या हो गया, कम हो गया, तो ल्यूमेन कैसा हो गया, नैरो हो गया, तो जिससे क्या है हार्ट को कम ब्लड मिलेगा, कम ब्लड मिलेगा तो कम ब्लड पंप होगा, कम पंप होगा तो कम ब्लड प्योरीफाई होगा, तो फाइनली आपका बीपी भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नेक्स्ट, एंजीना पेक्टोरिस, ये है इनिशियल स्टेज ऑफ हार्ट अटैक का इनिशियल स्टेज माना जाता है। सिंपल सा बात है, आपको याद क्या रखना, एक्यूट चेस्ट पेन, यानी आपको चेस्ट में पेन हो जाए तो उसको हम लोग नाम देते हैं हार्ट, मतलब किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन आपको अगर डेफिशिएंसी हो रही है हार्ट के मसल्स को तो आपके चेस्ट में पेन होगा, उस पेन को हम लोग नाम देते हैं एंजीना पेक्टोरिस। ये जनरली आपको एल्डर एज में या मिडिल एज पीपल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका हार्ट फेलियर। तो देखो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इन सब में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है, तो सिंपल से याद रखेंगे फेल, यानी 100 में से 33 नंबर से नीचे लाए तो फेल, यानी हार्ट को अगर 5 लीटर ब्लड पंप करना है 1 मिनट में, उतना नहीं कर पाया हार्ट, उससे कम किया तो हार्ट फेलियर। यानी सिंपल सा बात है, इनेबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप एनफ ब्लड, एनफ ब्लड का मतलब सिंपली 5 लीटर 1 मिनट में करना है, उतना नहीं कर पाएगा तो हार्ट फेलियर है। ठीक है। क्या इसमें मरते हैं, मरते नहीं है इसमें, ये हार्ट फेल हुआ है, मतलब जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं उनमें कंजेशंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। देखो अरेस्ट मतलब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, यानी अगर आपकी हार्ट अरेस्ट हो जाए, यानी व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, यानी आप जब मर जाएंगे हार्ट स्टॉप हो जाएगा बीटिंग, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट स्टॉप्स बीटिंग जब आप मर चुके होंगे। ठीक है। तीसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम हुआ तो अचानक से जो ब्लड कम हो गया तो इसी चीज़ को हम लोग नाम देते हैं। तो देखो आपसे सवाल क्या पूछेगा, सबसे पहले आपके चेस्ट में पेन होगा, हम लोग हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इनमें कंफ्यूज होता है। सबसे पहले एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस के बाद हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के बाद हार्ट अटैक, और फाइनली आपका क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट। तो यानी एक अटैक में इंसान जनरली नहीं मरता है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा, सबसे पहले होगा एंजीना पेक्टोरिस, फिर आपका हार्ट फेल करेगा, आपको पता चल जाएगा कि जितना ब्लड पंप होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो हार्ट फेलियर। फिर आपको क्या होगा, सडनली आपके हार्ट को ब्लड नहीं मिलने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो अटैक हो जाएगा, और फाइनली अगर तब भी आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फाइनली आपकी हार्ट धड़कना बंद कर देगी। और इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को भी करते हैं बंद। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले चीज़ों के लिए, आप बने रहिए। धन्यवाद।